कृष्णा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कृष्णा नदी जो कि पश्चिमी घाट की या प्रायद्वीपीय भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, उसके बारे में कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास झरने से निकलती है। तो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के पास झरने से निकलती है सह्याद्री से, बिल्कुल सही है। यह नदी विजयवाड़ा के निकट अपना डेल्टा बनाती है। तो विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में है उसके निकट एक वृहत डेल्टा बनाती है, काफ़ी उपजाऊ मैदान है वहाँ पे, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा सहायक नदियाँ हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, डी तीनों ही सही है। ठीक है, ये महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर आपको दिख रहा है, यहीं से कृष्णा नदी निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और महाराष्ट्र से होते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों से होकर यह नदी बहती है, ये नदी प्रवाहित होती है। इसकी मेन जो सहायक नदियां हैं, कोयना है, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा नदी जिसके किनारे की विजयनगर जो प्राचीन साम्राज्य था, ऐतिहासिक है, और उसकी राजधानी हम्पी इसी के किनारे, तुंगभद्रा के किनारे ही स्थित थी। इसके अलावा कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर डैम और अलमट्टी जैसे महत्वपूर्ण बांध भी कृष्णा नदी पर ही बने हुए हैं। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित झीलों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम। ये उत्तर अमेरिका की महत्वपूर्ण झील है, इनको ग्रेट लेक्स भी कहते हैं, और इनका पश्चिम से पूर्व सही क्रम आपको बताना है कौन सा है। चलिए मानचित्र में देख लेते हैं, फिर आते हैं इधर। ये झीलें हैं, इनका सही क्रम क्या होगा? पश्चिम में, सबसे पश्चिम में सुपीरियर झील है, फिर मिशिगन झील है, फिर ह्यूरन झील है, फिर इरी झील है, और अंत में ओंटारियो झील है। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं कि मिशिगन झील को छोड़कर बाकी सभी झीलें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए दोनों की सीमाएं साझा करती हैं, जबकि मिशिगन झील एकमात्र ऐसी ग्रेट लेक में 5 झीलों में से एकमात्र ऐसी झील है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है, कनाडा की सीमा ये साझा नहीं करती है। तो पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या हो जाएगा? सी इसका उत्तर हो जाएगा, सुपीरियर सबसे पश्चिम, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरन, फिर इरी और फिर ओंटारियो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कैम्ब्रियन काल से संबंधित कथन असत्य है? तो हमने आपको बताया था, इसके पहले भी 1-2 वीडियोस में इससे संबंधित प्रश्न कर चुके हैं कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को कई कालों में बांटा गया है, उन कालों को कई कल्पों में बांटा गया है। ठीक, उन कल्पों को कई शकों में बांटा गया है। तो इसमें पूछ रहा है कैम्ब्रियन काल से संबंधित कथन कौन सा असत्य है। तो कैम्ब्रियन काल में क्या नहीं हुआ है ये आपको बताना है। तो औषधि शैलों का निर्माण इसी काल में वृहत स्तर पे हुआ। विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण इसी काल में हुआ है, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम वनस्पति और जीवों की उत्पत्ति भी इसी काल में हुई। और रीढ़ वाले जीवों का काल इसको नहीं कहा जाता है। रीढ़ वाले जीव आ गए थे यहाँ पे, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में, बहुत कम ऐसा अनुमान लगाया गया है। रीढ़ वाले जीवों का काल जो सबसे ज़्यादा विकास होता है सिल्यूरियन काल में होता है, इसीलिए सिल्यूरियन काल को रीढ़ वाले जीवों का काल कहा जाता है। तो डी इसका उत्तर होगा, डी असत्य है, बाकी तीनों सत्य है। देखिए कैम्ब्रियन काल पैलियोजोइक महाकल्प का एक, देखिए ये काल के बारे में, भूगर्भिक इतिहास के बारे में मैं निश्चित रूप से कल ही आपके लिए वीडियो लाऊंगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है यूपी पीसीएस की आपकी परीक्षा में, अक्सर पूछा जाता है। 2018 में पूछा गया था, 2019 में शायद नहीं था, लेकिन आएगा, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है। तो कल वाला जो चैप्टर रहेगा हमारा कॉन्सेप्चुअल रहेगा, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, उत्पत्ति से लेकर उद्विकास तक की सारी चर्चाएं कल वाले वीडियो में होगी। 8 बजे रात देखना मत भूलिएगा। और सारे जो अभी तक पिछले वीडियोस आए हैं, अभी मेरा भूगोल और इतिहास का चल रहा है ये, इसके बाद भूगोल इतिहास समाप्ति के बाद हम अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था पे आएंगे, उन दोनों को साथ लेकर चलेंगे। तो 2-2 टॉपिक तैयार करते चलेंगे, आपके एग्जाम तक सब तैयार हो जाएगा। जिम्मेदारी आपकी है कि आपका कोई वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इतना आपको करना है। बाकी आप हमारे पेड कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप दिया हुआ है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 की तैयारी हो रही है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अन्य कोर्सेज जो मुख्य परीक्षा आरओ आदि के हैं उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो कैम्ब्रियन जो युग था पैलियोजोइक महाकल्प का एक भाग है। प्राचीनतम
अवसादी शैलों का निर्माण जो होता है इसी काल में, भारत में विंध्याचल पर्वतमाला का जो निर्माण होता है इसी काल में होता है। सबसे पहले समुद्रों में घासों की उत्पत्ति या सारगैसम जो घास है उसकी उत्पत्ति इसी काल में हुई थी। पृथ्वी पर इसी काल में सबसे पहले वनस्पति और बिना रीढ़ वाले हड्डी वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। रीढ़ वाले जीव भी आ गए थे लेकिन बहुत सीमित मात्रा में, लेकिन सिल्यूरियन शक को रीढ़ वाले जीवों का काल कहा जाता है क्योंकि उसमें पृथ्वी और समुद्रों हर जगह रीढ़ वाले जीवों का बहुत विकास हुआ, इसीलिए उस सिल्यूरियन काल को रीढ़ वाले जीवों का काल कहा जाता है। तो डी इसका असत्य है, बाकी तीनों सत्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तरंगों जो भूकंपी तरंगे हैं, आपको बता दें पीएसएल थोड़ी चर्चा कर देते हैं। पी प्राइमरी तरंगे, एस सेकेंडरी तरंगे और एल लॉन्ग वेव्स। 3 प्रकार की भूकंपी तरंगे होती हैं। इनका जो अध्ययन है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत विश्वसनीय है। क्यों विश्वसनीय है? अब आइए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं तो बताते हैं। पी तरंगों के कंपन या प्राथमिक तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। देखिए, पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे, तीनों तरंगों में सबसे ज्यादा गति या सबसे ज्यादा वेग इन्हीं तरंगों का होता है। ये ध्वनि तरंगों की भांति गति करती हैं, अर्थात अनुदैर्ध्य कंपन करती हैं। अनुदैर्ध्य मतलब तरंगों के समानांतर चलती हैं। तो पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों के दिशा के समानांतर होती, बिल्कुल सही है। वहीं एस तरंगे, इनकी गति पी तरंगों की तुलना में कम होती है। ये अनुप्रस्थ तरंग की भांति होती है, अर्थात प्रकाश तरंगों की भांति गति करती हैं। तरंगों की दिशा प्रकाश के तरंगों की तरह तरंगों की दिशा के लंबवत होती है, इनका कंपन लंबवत होता है। तो पी, ये पहला और दूसरा दोनों ही सही है, दोनों सही है, ऑप्शन इसका ए होगा। लेकिन कुछ और चीजें जान लीजिए, जिससे कैसे पता चलता है हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। जो पी तरंगे हैं दोस्तों, ध्वनि तरंगों की भांति ये सभी माध्यमों में, अर्थात ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती हैं। लेकिन इनका जो वेग होगा घनत्व बढ़ने के साथ बढ़ेगा, जितना ज्यादा घनत्व होगा उतना ज्यादा वेग होगा। इसका मतलब यह होता है कि जब ठोस में गति करेंगी तो ज्यादा इनकी गति होगी, ज्यादा इनका वेग होगा। वहीं द्रव आ जाएगा तो इनका वेग कम हो जाएगा। यही होता है जब ये पृथ्वी में अंदर की ओर जाती हैं तो अचानक क्या देखा जाता है कि मेंटल के नीचे जाते ही, जो निचला मेंटल होता है उसके नीचे जाते ही जब ये क्रोड में इंटर होती हैं, जो क्रोड का ऊपरी भाग होता है, तो इनकी गति धीमी हो जाती है। इससे क्या पता चलता है? साथ ही जो एस तरंगे हैं इनका अध्ययन करें तो एस तरंगे केवल ठोस में ही गमन करती हैं। तो ये एस तरंगे क्या होती है, जो ऊपरी क्रोड है जहां पे हमने बताया एस पी तरंगों की गति निम्न हो जाती है, मध्यम हो जाती है या कम हो जाती है, वहां पर एस तरंगे गायब हो जाती हैं। क्यों गायब हो जाती होगी? एस तरंगे तरल में, गैस में नहीं चल पाएंगी, केवल ठोस में चल पाएंगी। तो हमको क्या मालूम चलता है कि पी तरंगे जहां पर धीमी हो जाती हैं, एस तरंगे जहां पर गायब हो जाती हैं, वो जगह अवश्य तरल अवस्था में होगा। तो इसी से हमको मालूम चलता है कि जो ऊपरी क्रोड है, बाहरी क्रोड जो है, वो तरल अवस्था या जमी हुई अवस्था में पाया जाता है। इसी तरह जहां जहां घनत्व में परिवर्तन होगा वहां वहां पी और एस तरंगों के वेग में और इनकी तीव्रता में, इनके गमन पथ में अंतर दिखाई पड़ेगा, जिससे हमको पता चलेगा कि यहाँ का घनत्व कैसा है। तुलनात्मक अध्ययन हम कर पाएंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमको जानने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है पीएस तरंगों से। एल तरंगे ये धरातली तरंगे होती हैं, ठीक है, लॉन्ग वेव्स इनको कहते हैं। ये सबसे कम वेग वाली होती हैं लेकिन सबसे ज्यादा घातक होती हैं, सबसे ज्यादा तीव्रता इन्हीं तरंगों की होती है। तो अगर वेग के मामले में पूछा जाए तो पी तरंगों का वेग सबसे ज्यादा, एस तरंगों का उससे कम, एल तरंगों का सबसे कम। लेकिन तीव्रता या घातकता के बारे में पूछा जाए तो एल तरंगे सबसे ज्यादा, फिर एस तरंगे और फिर पी तरंगे। स्टोन एज से बहुत सारे प्रश्न हमने पहले भी कर लिए हैं और आपको एक सीरीज में पूरा स्टोन एज का जितने भी फैक्ट हो सकते हैं पूछे जा सकते हैं वो दे दिया है।
फिर भी मैं शामिल कर रहा हूं इन प्रश्नों को कि पूछे जाते हैं तो आप लोगों का गलत ना हो। पॉलिशदार पत्थरों का प्रयोग किस युग के लोगों ने किया था? जो पॉलिशदार पत्थर थे उनका प्रयोग किस युग के लोगों ने किया था? पॉलिश्ड स्टोन्स यूज्ड बाय पीपुल ऑफ व्हाट एरा? तो नवपाषाण युग, हिमयुग, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग। देखिए भारत में नवपाषाण काल में, जिसका प्रारंभ 7000 ईसा पूर्व से, जबकि विश्व स्तर में यदि बात की जाए नवपाषाण काल की तो 9000 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, नवपाषाण युग भारत में 7000 ईसा पूर्व से माना जाता है, वहीं वैश्विक स्तर पे 9000 ईसा पूर्व से माना जाता है। नवपाषाण काल के लोग ही पॉलिशदार पत्थर के औजारों का और उनसे बने हथियारों का प्रयोग करते थे। वही नहीं, इसी काल में अर्थात नवपाषाण काल में ही कृषि और पहिए का भी आविष्कार होता है। आग का आविष्कार दोस्तों पूरा पाषाण काल में होता है, लेकिन सर्वाधिक उपयोग इसी काल में अर्थात नवपाषाण काल में होता है। लेकिन आग का आविष्कार जो हुआ था, खोज जो हुई थी, पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ए, नवपाषाण युग, नियोलिथिक एरा। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स द रूल्स ऑफ एसोसिएशंस लाइफ? तो आप जानते हैं 3 पिटक हैं, कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक उन 3 बौद्ध ग्रंथों में से एक है जो त्रिपिटक कहलाते हैं, अर्थात अभिधम्म, सुत्त और विनय में से एक विनय पिटक है। विनय पिटक भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ और दैनिक जीवन जो संबंधी नियम है, जो संघ के नियम हैं और उनके जो आचार विचार हैं, वो सब इसमें समाहित हैं। वहीं बौद्ध धर्म के उपदेश की बात की जाए तो अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का वर्णन है, और अंतिम जो सुत्त पिटक है, तीसरा पिटक सुत्त पिटक है, उसमें बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उनका वर्णन मिलता है। तो याद रखिएगा तीनों पिटक और उनके विषय को। विनय पिटक में जो संघ जीवन है उसके बारे में वर्णन प्राप्त होता है, ठीक, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का वर्णन है, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। तो इसका क्या होगा दोस्तों? संघ जीवन के नियम, विनय पिटक, सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जैनिज्म इज करेक्ट? यह कर्मवाद में विश्वास करता है, यह कर्मवाद में विश्वास नहीं करता है, यह कर्मवाद के संबंध में मौन है, यह कर्मवाद की भर्त्सना करता है। तो देखिए जैनिज्म जो है कर्म पर, कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। यह कर्मवाद पे अटूट विश्वास रखता है। उसका मानना है संसार के सभी प्राणी अपने अपने जो संचित कर्म है, जो कर्म किए करता है, उसी के अनुसार फल भी उसको मिलता है। अर्थात कर्म ही और कर्मों का फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में संलेखना और निषिद्धि प्रथा ये सभी प्रचलित थी। संलेखना के बारे में आपने सुना भी था, बीच में काफी प्रचलित भी थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने भी श्रवणबेलगोला में जाकर संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है ना, तो इसका ए उत्तर होगा, यह कर्मवाद में विश्वास करता है। अशोक के रुम्मिनदेही अभिलेख में किस कर के वसूले जाने का उल्लेख मिलता है? रुम्मिनदेही अभिलेख जो है उसमें दोस्तों बलि, जो सी इसका है, ये उत्तर होगा बलि। व्हाट टैक्स इज कलेक्टेड इन अशोकास रुम्मिनदेही रिगार्ड? तो बलि कर का उल्लेख है। रुम्मिनदेही अभिलेख को अशोक का आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है? आर्थिक अभिलेख। यह रुम्मिनदेही दोस्तों नेपाल की तराई में स्थित है। अशोक अपने शासनकाल के 20वें वर्ष रुम्मिनदेही अर्थात यहां पर आए थे और यहां धार्मिक कर बलि को घटाकर 1/8 कर दिया था। इस अभिलेख को अशोक का सबसे छोटा अभिलेख भी कहा जाता है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जन्म का अभिलेख ही प्रमाण मिलता है। तो पूछा जाता है महात्मा बुद्ध के जन्म का अभिलेखी प्रमाण किसमें मिलता है? तो रुम्मिनदेही अभिलेख में। अशोक यहां पर 20वें वर्ष में आए थे उसमें, और वहां पर जो धार्मिक कर लगाया जाता था बलि, उसको घटा करके 1/8 कर दिया था। तो अशोक अपने शासनकाल के 20वें वर्ष रुम्मिनदेही या फिर लुम्बिनी भी पूछता है, लुम्बिनी अक्सर पूछेगा,
जहां पर रुमनदेही में ही लुम्बिनी स्थित है दोस्तों, ठीक है ना। लुम्बिनी में ही क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी, ठीक है ना। तो 20वें वर्ष आकर यहां पे बलि कर को घटा दिया था, 1/8 कर दिया था। सी इसका उत्तर है। सुमेलित करें, यहां सही सुमेलित करना है, किसको किसका उपनाम था या किस नाम से जाना जाता था। तो चंद्रगुप्त को दोस्तों सेंड्रोकोट्टस के नाम से, सेंड्रोकोट्टस नाम उल्लेख है कई जगहों पर, तो सेंड्रोकोट्टस चंद्रगुप्त के लिए। बिंदुसार के लिए अमित्रघात, बी का 3 होगा। अशोक के लिए देवा नाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी का इस्तेमाल हुआ है, प्रियदर्शी 1। चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता था, तो सी इसका उत्तर होगा 2 3 1 4, 2 3 1 4। आप लोग लगातार हमारे सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप स्वयं जब हमारे ये 10 वीडियोस जो इसके पहले आए हैं वो देख लीजिए और पेपर को सॉल्व करिए, आपको स्वयं समझ में आएगा कि प्रश्न कहीं और से नहीं आते हैं, यहीं से आते हैं। बाकी जो डाउट हो, आप ऊपर जो दिया गया है आप देख रहे होंगे, हैशटैग में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें पूछ सकते हैं। कई लोगों ने पूछा भी अपने डाउट्स को भी, तो आप लोग भी पूछते रहिए ऐसे ही। निम्नलिखित सातवाहन नरेशों में किसे तिसमुद तोय पीतवाहन कहा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग सातवाहन किंग्स इज कॉल्ड तिसमुद तोय पीतवाहन? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी, गौतमी पुत्र शातकर्णी को तिसमुद तोय पीतवाहन भी कहा गया है। इसका जो अर्थ होता है तिसमुद तोय पीतवाहन, अर्थात जिसके घोड़े, ये घोड़े संबंधित है कि जिसका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता है, तिसमुद तोय पीतवाहन, जिसके घोड़े 3 समुद्र के पानी पीते हैं, वो किसके लिए कहा गया है? गौतमी पुत्र शातकर्णी के लिए। गौतमी पुत्र शातकर्णी सातवाहन वंश का एक शासक था, बहुत ही यह प्रतापी राजा था इस वंश का। तिसमुद तोय पीतवाहन की उपाधि इसने धारण की थी। उसका प्रभाव पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में यदि बात की जाए तो हिंद महासागर तक फैला हुआ था। तो इस प्रकार से इसीलिए कहा जाता है कि उसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। इसके बारे में विस्तृत जानकारी दोस्तों इसकी माता जो बलशी थी उनके नासिक अभिलेख में मिलता है, जिसमें इसे एकमात्र ब्राह्मण तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। तो यह पूछा गया है कि नासिक अभिलेख में किसे एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, तो गौतमीपुत्र शातकर्णी को। गौतमीपुत्र शातकर्णी को दोस्तों वर्ण व्यवस्था का संरक्षक भी कहा जाता है। उसने वर्ण व्यवस्था को संरक्षित करने का प्रयास किया। इसने अपने सिक्कों पर राजसिर भी अंकित करवाया था। तो पूछा जाता है किसने अपने सिक्कों पर राजसिर अंकित करवाया, तो गौतमीपुत्र शातकर्णी ने। अगला है, कौन सा युग्म असत्य है? स्वप्न वासोदत्त भास का है, बिल्कुल सही है। विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम दोस्तों ये कालिदास का विख्यात नाटक है। इसी में राजा पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम और विवाह की कथा का उल्लेख मिलता है। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है कि राजा पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम विवाह का वर्णन या कथा किसमें मिलता है, तो उर्वशी से। विक्रम उर्वशीयम, इसको अगर संधि विच्छेद करें इसका, तो विक्रम उर्वशीयम, तो यहां पर उर्वशी नाम ऑलरेडी छिपा हुआ है विक्रमोर्वशीयम में, तो यह कालिदास का नाटक है, तो यही गलत होगा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है, कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है, तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा कालिदास की रचनाएं याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहार और यह आपका विक्रमोर्वशीयम। इतना याद रखिएगा, कालिदास पूछे जाते हैं जब मिलान करने को आता है, तो वो अगर आपको तैयार रहेगा तो जो गलत रहेगा उसको आप आसानी से ढूंढ लेंगे। गुप्त काल में प्रशासनिक इकाइयों का सही क्रम है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन द गुप्त पीरियड। तो ये बड़े से छोटे में है, देखिए बड़े से छोटे में, अर्थात यह अवरोही क्रम में दिया हुआ है। आपको बताना है कि सबसे बड़ी इकाई प्रशासनिक इकाई कौन सी होती थी और सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी होती थी। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन याद रख लीजिएगा। जो सबसे छोटी इकाई थी ग्राम थी इसमें से, और भुक्ति जो है सबसे बड़ी थी।
तो गुप्त काल में ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। इसका प्रमुख अधिकारी ग्रामपति कहलाता था या ग्रामिक कहलाता था। ग्राम के बाद जो ग्राम से बड़ा था पेठ, जिसमें ग्राम का समूह आता था। उसके बाद तहसील, जिसे वीथी कहते थे, वीथी आता था, ठीक है ना, वीथी तहसील होता था, ग्राम समूहों का समूह होता था। उसके बाद विषय आता था, अर्थात जो यहां पर दिया है जिला, ठीक, वह जिला होता था, विषय। और फिर देश आता था, या देश को ही भुक्ति कहते थे या अवनी कहते थे, ठीक है ना, या साम्राज्य कहते थे। तो जो सही क्रम होगा, ग्राम, ग्राम के बाद पेट, फिर वीथी, विषय, फिर देश या भुक्ति या अवनी या साम्राज्य, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग के नियंत्रण में थी? तो विच डिपार्टमेंट ओवरसीज द मार्केट कंट्रोल सिस्टम प्रिवेलिंग बाय अलाउद्दीन खिलजी। यहां पे दोस्तों हमने दीवाने रियासत की एक बार और चर्चा की है, बहुत भली भांति चर्चा की है एक वीडियो में, ठीक है। अगर आप 10 हमारे वीडियोस देखे होंगे तो आपने उसको याद रखा होगा। तो दीवाने रियासत, ठीक है ना, दीवाने रियासत के नियंत्रण में थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो प्रचलित की थी उसकी देखरेख के लिए उन्होंने दीवाने रियासत नामक एक नए विभाग की स्थापना की थी। इस विभाग का कार्य जो होता था, सुल्तान द्वारा बनाई गई जो मूल्य सूची थी उसी के आधार पर सभी सामानों के क्रय विक्रय का प्रबंध करना था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत सभी वस्तुओं के अलग अलग अधीक्षक बनाए थे उसने, जो शाहने मंडी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? शाहने मंडी या शाहना ए मंडी कहलाते थे। अगर हम दीवाने अर्ज की बात करें, जो डी ऑप्शन है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना बलबन द्वारा की गई थी। इस विभाग का प्रमुख जो था आरिजे मुमालिक होता था, और यह भी सेना से संबंधित विभाग था। दीवाने अर्ज जो है यह सेना से संबंधित था। वही दीवाने रसालत जो ए ऑप्शन है इसकी बात करें तो दीवाने रसालत एक विदेश विभाग से संबंधित यह संस्था थी, दीवाने रसालत। इसका जो अध्यक्ष था वह सद्र होता था। और ये जो आपकी दीवाने रसालत है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी। इसके लिए किसी अधिकारी या किसी अमीर की नियुक्ति अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं की थी, ठीक है। इसका कार्यभार स्वयं अपने हाथ में रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बहुत प्रसिद्ध था डिपार्टमेंट है दीवाने रसालत। इसी के साथ ही इसके अंडर में एक और उसने विभाग की स्थापना की जिसे दीवाने मुस्तक राज कहा गया। दीवाने मुस्तक राज, ये कर से संबंधित था। ये दीवाने रसालत के अंडर में कार्य करता था, दीवाने मुस्तक राज, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न और भी पूछते हैं, जैसे दीवाने खैरात पूछ लिया। तो दीवाने खैरात से आप यह समझिएगा, जहां पे खैरात शब्द आए, जो निर्धन और असहाय लोग थे, ठीक है, बहुत गरीब लोग थे, उनके लिए दीवाने खैरात की स्थापना की गई थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, तुगलक वंशी शासक फिरोज शाह तुगलक ने की थी, जिसका प्रमुख कार्य निर्धन और असहाय लोगों के जो पुत्रियों के विवाह आदि के लिए या किसी अन्य कार्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता था। तो इसका उत्तर जो पूछ रहा है बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख के लिए, तो दीवाने रियासत बी इसका उत्तर होगा। बाकी जो विभाग आएंगे धीरे धीरे किसी न किसी टेस्ट में सम्मिलित करते हुए समाप्त हो जाएगा, और ग्रुप में एक साथ सब हम दे देंगे। आप लोग थोड़ा इंतजार करिए, मुझे पता है कुछ चीजें लेट हो जाती हैं ग्रुप में देने में, लेकिन मैं धीरे धीरे सब प्रोवाइड कराता रहूंगा। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवाने अमीर कोही नामक कृषि विभाग स्थापित करने का उद्देश्य था। देखिए, सबसे पहले तो दीवाने अमीर कोही या दीवाने कोही भी कहा जाता था, इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किससे संबंधित था? तो कृषि से संबंधित था, कृषि विभाग था। तो यहां पर यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। तो इसका उद्देश्य क्या था? भू राजस्व वसूली को नियमित करना। द एम was to set up an agriculture department called दीवाने अमीर कोही by मोहम्मद बिन तुगलक is भू राजस्व वसूली को नियमित करना, उन्नत किस्म के संकर बीजों का उत्पादन, कृषि की उन्नति, ए व सी दोनों। तो बोथ ए एंड सी, ए और सी दोनों होगा, अर्थात भू राजस्व वसूली को नियमित करना और कृषि की उन्नति, ये दोनों ही इसका उद्देश्य थे।
तो दीवाने कोही या दीवाने अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी। कृषि विकास और मालगुजारी व्यवस्था की जांच हेतु इसकी स्थापना की गई थी। यह विभाग कृषि से एग्रीकल्चर से संबंधित था, जिसका अध्यक्ष अमीरे कोही कहलाता था। दीवाने अमीरे कोही का जो अध्यक्ष कहलाता था, अमीरे कोही कहलाता था। अकाल से निपटने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अकाल संहिता का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, पूछा गया है कि अकाल संहिता का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसके अंतर्गत उसने कुएं खोदने, बीज तथा हल खरीदने के लिए कृषकों को कृषि ऋण भी प्रदान किया था। तो कृषकों को कृषि ऋण किसने प्रदान किया था? या जिसको सोनधर कहा गया। क्या कहा गया? सोनधर। यह एक कृषि ऋण था, सोनधर, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को प्रोवाइड करवाया अकाल के समय, ठीक है, या मुश्किल के समय। डी इसका उत्तर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जी, सही उत्तर है। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते जो है ये संचित निधि में भारित नहीं होते हैं। अभी भी आवाज नहीं आ रही? अभी बताएं। हेलो, अभी आ रही है आवाज? एक बार पुनः कंफर्म करें। आ गई। आज आपका कैलेंडर भी आ गया। तो अगर देखा जाए परीक्षा की दृष्टि से तो इससे अच्छा कैलेंडर नहीं हो सकता था। एपीओ वालों को अवश्य समय थोड़ा कम मिला है, लेकिन इससे अच्छा शायद ही कोई कैलेंडर अभी तक आया हो। आप यूपीएससी देना चाहते हैं तो आप यूपीपीसीएस यूपीएससी एक साथ तैयारी कर सकते हैं। आरओ के लिए आपको पर्याप्त समय मिल गया है। बीईओ के लिए आपको पर्याप्त समय मिल गया है। एक बार पुनः जो लोग बिल्कुल बीईओ तैयार नहीं हो, एक बार फिर से तैयार कर सकते हैं। आपके लिए अनअकैडमी भी, अनअकैडमी प्लस पे कोर्स है। UD10 रेफरल कोड आप वहाँ पर टाइप करके एडमिशन ले लीजिए और पढ़ाई कर लीजिए 3-4 महीने अच्छे से। वहाँ पर आपको सब कुछ, सारा कोर्स, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। बाकी प्रियांशु जी भी आपको बताएंगे। सबकी तैयारी होती है। आरओ मेंस में हमारे यहाँ 312 स्टूडेंट्स में से
114 सेलेक्ट हुए हैं आरओ और एआरओ में। लेखपाल अगले महीने आएगी। वैकेंसीज पे बात हम कर चुके हैं दोपहर में। अभी हम कैलेंडर पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे क्योंकि कैलेंडर आ गया है, तो एग्जामिनेशन कैलेंडर के अनुसार अब हमारी तैयारी होगी। पर्याप्त समय है तो पर्याप्त एकदम जम के तैयारी होगी। परीक्षा खबरी आप सुबह वाला देखते रहिए। परसों करंट अफेयर्स का रामायण वीडियो देख लीजिएगा, खासकर बीईओ आरओ वाले और पीसीएस प्रीलिम्स वाले, तीनों ये लोग देख लीजिएगा वो वीडियो। भारत का भूगोल का वीडियो आएगा। इकोनॉमिक्स का कंप्लीट वीडियो एक ही बना रहा हूँ, आधा बन गया है, आधा पूरा बन करके वो मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है ना। बाकी पॉलिटी का एक कंप्लीट वीडियो आना है, वो भी आ जाएगा। पॉलिटी का हालांकि मैंने बनाया हुआ है अनुच्छेदों पर एक वीडियो, तो वो अनुच्छेद वाला देख लीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 भी उसका देना है, दे देते हैं उसको रिकॉर्ड करके। समय बड़ा कम बच रहा है ना, एक ही समय 24 घंटे ही रहते हैं, 24 घंटे में सारे काम करने रहते हैं जी। तो आप लोग चाहे तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पे आप नियमित रूप से तैयारी कर सकते हैं परीक्षाओं की अपने। जी अभी फ्री नहीं हो पाया हूँ, इसलिए व्हाट्सएप पे आपका मैंने रिप्लाई नहीं किया है। व्हाट्सएप नंबर हमारा आप नोट कर लें। आपको जो भी कोर्स करना हो एक बार हमसे बात करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9453775039 ये मेरा नंबर है, आप लोग नोट कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो ये प्रश्न है इसका सबसे पहले जवाब ये शिल्पी जी ने पहले ही दे दिया था, वीडियो प्रारंभ होते ही दे दिया था इन्होंने, बहुत फास्ट हैं आप। तो सी इसका उत्तर है। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते जो है संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं। संचित निधि 266 अनुच्छेद 266, भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय हैं वो राष्ट्रपति की जो उपलब्धियां मतलब ये मत समझिए आप कि कहीं कबड्डी खेलने जा रहे हैं वो उपलब्धि। ये उपलब्धियां मतलब जो उनके वेतन और भत्ते होते हैं, यहाँ वेतन की जगह उपलब्धियां लिख दिया है, तथा उसके पद से संबंधित अन्य जो व्यय होते हैं। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ता, पेंशन, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का केवल पेंशन, ठीक है। और भत्ता ये राज्य सरकार पर भारित होता है, राज्य सरकार की संचित निधि भी ध्यान रखिएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन भत्ते एवं पेंशन, भारत के महान्यायवादी के वेतन एवं भत्ते आदि। तो एक प्रकार से आप देख रहे हैं जितने संवैधानिक पद हैं उनके वेतन भत्ते इस पर भारित होते हैं, संचित निधि पर। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लोकपाल भी शिल्पी जी आपका ही उत्तर सही है, बाकी सबने गलत उत्तर दिया इसका। कीर्ति सिंह ने भी उत्तर इसका अभी सही दिया, बी। सहकारी समितियां ये 9 का ख है। मैंने कितनी बार आपको बताया है चिल्ला चिल्ला करके कि 97वां संविधान संशोधन जो हुआ 2011 में, आज से 9 साल पहले संविधान संशोधन हुआ था 97वां, उसमें 9 का ख जोड़ा गया जिसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो भाग 9 का ख हो गया, ये जो है गलत दिया हुआ है। बाकी नगर पालिकाएं आपको पता है भाग ये 9 के क में है, ठीक है। यहाँ पर गलत दिया है क्या ये नगर पालिकाएं ये? अच्छा, इसीलिए आप लोगों को दिक्कत हुई होगी, इसीलिए आपको दिक्कत हुई होगी क्योंकि ये एक्स की जगह वी आई दे दिया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, गलतियां हैं यहाँ पर कुछ, ठीक है। लेकिन 9 का क ये होगा, ठीक है। पहले वाले में आप 9 का क बना लीजिए, एक्स आई, सॉरी आई एक्स क,
ठीक है, ये 12 अनुसूची की आप बात कर रहे हैं, ठीक है बबलू जी, अनुसूची है 12 वो, ठीक है। 9 का क में है नगर पालिका, और भाग 9 में है आपका पंचायतें, ठीक है, और भाग 9 के ख में जोड़ा गया सहकारी समितियों को। बाकी भाग 4 का मौलिक कर्तव्य है, संविधान संशोधन भाग 20 में है, ठीक है। तो ए और बी दोनों ही इसके अनुसार दोनों ही गलत हैं, लेकिन ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, आप इसको सही कर लीजिएगा। 9 का क लिखना चाहता था वो, ऐसी मिस्टेक अक्सर आयोग द्वारा भी हो जाती है, तो ऐसे प्रश्नों में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक बार इंग्लिश वाला पोर्शन देख लीजिएगा, हो सकता है वो सही निकल जाए। संविधान का प्रथम संशोधन 1951 निम्न में से किससे संबंधित है? पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित है? कोई बात नहीं दिलीप जी, इसको आप बैक करके भी देख सकते हैं, कुछ देर बाद अपलोड हो जाता है, उसके बाद भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको पता है कि संविधान की शुरुआत में 8 अनुसूची थी और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, जिसमें कृषि तथा कृषि भूमि संबंधी सुधारों का संरक्षण का प्रावधान के अलावा भूमि संबंधी, भूमि अधिग्रहण संबंधी कानून डाले गए थे, ठीक है। तो डी इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ठीक है, सबके उत्तर सही है। ये पुंछी आयोग कब बनाया गया था? 2017 में। पुंछी समिति 2017 में, 2007 में सॉरी। और किसके लिए थी ये थी केंद्र राज्य संबंधों संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है पुंछी आयोग, पुंछी समिति। इसमें से कौन सा युग्म सही है पूछ रहा है? कौन सा युग्म सही है? यानी एक युग्म सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। ठीक है, अधिकतर लोगों ने सही दिया है आंसर इसका। और सबसे पहले उत्तर ललित त्रिपाठी ने दिया है, बी उत्तर। 1861 का जो अधिनियम था, पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय प्रणाली, उसी में शुरुआत हुई थी। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन प्रांतों में लगा था। 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लगा था, प्रांतों से हटा करके। 1853 का संबंध भारत के गवर्नर जनरल से नहीं है, बल्कि 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा था। इसके पहले 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था 1833 में। तो 1853 भी गलत है। 1935 के अधिनियम में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली नहीं थी। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब आई? आपको पता है किस अधिनियम में सबसे पहले प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रावधान था? आप में से कोई बता सकता है? उस दिन हमने बताया था आपको कि किस अधिनियम में आया था। था कोई अधिनियम थी कि नहीं था कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली वाला? प्रत्यक्ष चुनाव हुए थे स्वतंत्रता के पहले कभी? आपको मालूम है प्रत्यक्ष चुनाव कभी हुए हों? जी, यस, 1909। 1909 अनुज जी, आपका उत्तर सही है। 1909 में सबसे पहले प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा?
बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, ये देखकर काफ़ी खुशी है। इसी तरह करते रहें, एग्ज़ाम तक ऐसे ही रहा, और रिवाइज भी करते रहिए जितने भी हैं। ठीक, सबका उत्तर सही है। दिलीप कुंवर जी, सबसे पहले आपका उत्तर मिला है अनुच्छेद 350 का क में। ठीक है। नई अखिल भारतीय सेवा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा तब उत्तर दीजिएगा। नई अखिल भारतीय सेवा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? अनुच्छेद 312 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के बारे में प्रावधान करता है। ठीक है। ये प्रस्ताव जो है 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा। ठीक, बिल्कुल सही है, सब सब सही है इसमें, सबका सही उत्तर है। दिलीप कुंवर जी, सबसे पहले उत्तर आपका आया था। वेल डन। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का अधिकार संसद को दे सकती है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाए, क्योंकि अच्छा, प्रदीप पाल जी ने आंसर दिया था। ठीक है। नहीं, हम देखकर ही बताते हैं, कब यूट्यूब जो है उसको लेने में गड़बड़ी कर देता है प्रदीप जी। ठीक है, रविंद्र सिंह, इनका उत्तर सबसे पहले प्राप्त हुआ है। इसके बाद विजय प्रकाश उपाध्याय जी ने भी उत्तर सही दिया है, शिल्पी जी ने भी सही उत्तर दिया है। इसका सी इसका उत्तर होगा। ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू। ये हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं संविधान के साथ धोखा है, अर्थात संघीय व्यवस्था के साथ धोखा है। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर पहले आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? कुंजरू ने दिया है भाई। आप हमको थोड़ा साक्ष्य भेजिएगा जो आपने कहा है मधुसूदन जी, फिर मैं उसको करेक्शन करवा दूंगा अगर ऐसा कुछ होगा। ठीक है, बुक में कुंजरू ही दिया है उनका कथन। ठीक है, 1952 में। सबका उत्तर सही है, सबका उत्तर सही है। मधुसूदन जी ने सबसे पहले उत्तर दिया है। ठीक है, तो 1952 में सबसे पहले आम चुनाव हुए थे। लोकसभा अध्यक्ष पहले कौन थे पता है भारत के? ये सब आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अक्सर दिमाग से उतर जाती हैं सरल सरल चीज़ें, और एग्जाम में एक दो प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है एकदम सिंपल। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, पहले राज्यसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका बताएं आंसर अब। ठीक है, आलोक जी, जीवी मांगोलंकर सबसे पहले थे, और उन्हीं के खिलाफ सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था, आपको मालूम होगा। एम एन रॉय, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर होगा डी। तो सबसे पहले डी किसने दिया है? दलीप कुंवर जी ने दिया है। बहुत सही। शिल्पी जी ने भी आंसर लगभग सेम टाइम पे दिया है। ठीक है, उसके बाद मधुसूदन जी, एनपी जी, सबका उत्तर लगभग सही है। बहुत अच्छा।
एम.एन. राय ने सबसे पहले वर्ष 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। एम.एन. राय ने, मानवेंद्र नाथ राय इनका पूरा नाम था। इनकी जीवनी कभी आपको हम पढ़ाएंगे, बड़े अच्छे कार्य इन्होंने किए थे। भारत में जनहित याचिकाओं को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? जनहित याचिका, ये आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए था, काफी लोग गलत उत्तर दिए हैं। चलिए अच्छी बात है। तब इस प्रश्न को मैं सोच रहा था सरल प्रश्न है, शामिल करूं कि ना करूं, लेकिन आपके गलत उत्तरों को देखकर मुझे ये लग रहा है कि मैंने सही किया। पी.एन. भगवती ये उस समय न्यायाधीश थे और इनके सामने एक मैटर आया था जिसमें जनहित याचिकाओं को प्रारंभ इन्होंने किया था। जनहित याचिका को प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है, इसके लिए काफ़ी इन्होंने वक्तव्य भी दिए थे, तो न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती को जाता है। ठीक है, बी इसका उत्तर है। संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? जी आलोक जी, सही कह रहे हैं आप। संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने के लिए मंजूरी देनी चाहिए? ठीक है, जगमोहन मिश्रा जी सबसे पहले आपका उत्तर आया है बी। ललित त्रिपाठी जी आपका भी उत्तर लगभग सेम टाइम पे है बी। बाकी सब ने नहीं, सब ने तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने इसको जो है, देखिए कुछ लोगों ने गलत उत्तर दिया है, 2 माह दिया है। देखिए 356 और वित्तीय जो आपातकाल आएगा उसमें 2 महीने हैं, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में 1 महीने हैं। 1 महीने के अंदर अनुमोदन होना चाहिए संसद से, वो भी विशेष बहुमत के द्वारा। जो अनुमोदन होगा वो विशेष बहुमत के द्वारा होगा, बाकी का जो अनुमोदन होगा साधारण बहुमत के द्वारा होगा। दोनों चीजें आपको देखनी है, समय भी और बहुमत कौन सा प्रकार। तो राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में विशेष बहुमत, 356 के संबंध में, वित्तीय आपातकाल के संबंध में साधारण बहुमत। आप आपातकाल वाला जो वीडियो मैंने बनाया है परफेक्ट वीडियो है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कहीं भी आप वो वीडियो अवश्य देखें जो हमने ग्रुप में शेयर किया है, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा मधुसूदन जी, मैंने देखा था, लेकिन उन्होंने शायद डिलीट करके दोबारा दिया था, इसलिए उनका पढ़ने में आया। तो 1 महीना होगा इसका उत्तर। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, केंद्र शासित प्रदेश या लेव? ठीक है, अभी अभी शुरुआत में कुछ गलत उत्तर आए, लेकिन अभी सबका सही है। और सबसे पहले उत्तर देने वाले जो हैं, सही उत्तर देने वाले अक्षय पांडे जी हैं, कोलकाता। ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका क्षेत्राधिकार अवश्य पूछता है, उच्च न्यायालय का, किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ पर है। अभी हाल ही में जो दादरा नगर हवेली और दमन दीव मिल करके एक केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, इनका जो है उच्च न्यायालय जो है मुंबई उच्च न्यायालय होगा। एक बार देख लें, पहले भी था मुंबई जो है उच्च न्यायालय, इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव, इतने का अधिकार क्षेत्र में मुंबई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में, मतलब ये राज्य आते हैं। चेन्नई जो हाई कोर्ट है उसके अधिकार क्षेत्र में तमिलनाडु और पुदुचेरी, ये 2 राज्य आते हैं। एक सेकेंड, चलिए, गुवाहाटी
के अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। केरल के अंतर्गत केरल और लक्षद्वीप। कलकत्ता के अंतर्गत पश्चिम बंगाल व अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पंजाब व हरियाणा के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, कई बार पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। में अंतर है, वहां पर अगर कंफ्यूजन हुई थोड़ा भी दिमाग में आपको, अगर थोड़ा सा दिमाग से आउट हो गया तो गलत हो जाएगा। भारत के संविधान के अब 24 हाई कोर्ट हो गए हैं नीरज कुमार जी, 25 हाई कोर्ट, सॉरी 25वां अभी आंध्र प्रदेश में बना है। अपडेट थोड़ा सा रहेंगे सही रहेगा। अभी 25वां कहाँ बना है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके पहले 21 थे, 21 से फिर 3 एनी में जो है बने, कहाँ पर? त्रिपुरा, मेघालय और शायद मणिपुर में, ठीक है। तीनों हाई कोर्ट कौन से? त्रिपुरा था, मेघालय था, एक शायद मणिपुर था, है ना। इन 3 राज्यों के अपने हाई कोर्ट हो गए हैं, तो कुल इस समय 25। अभी आंध्र प्रदेश का एकदम नया बना तो 25 हाई कोर्ट हो गए हैं। काफी अंतर है आप लोगों के दृष्टिकोण में इस उत्तर को लेकर के। आपको पता है अभी हाल ही में जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके लिए संविधान संशोधन किया गया है और 338 का ख संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। पहले संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं था इस आयोग को। इस आयोग को इसी 344वें अनुच्छेद के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। तो इसमें जो है सामाजिक और किसका उत्तर है सही? सबसे पहले किसका आया है? ना, ठीक है, बी इसका उत्तर है। अंशुमान श्रीवास्तव जी ने सही उत्तर दिया सबसे पहले। काफी लोगों के क्वेश्चन, प्रश्न जो है ये काफी उत्तर गलत हैं, तो बी इसका उत्तर होगा। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग का प्रावधान है, आर्थिक दृष्टि से कहीं भी नहीं था। आर्थिक दृष्टि का पहली बार जो दृष्टिकोण आया है अभी हाल ही में आया है, और वो भी आया है मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 15(6) में और अनुच्छेद 16(6) में, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देने की बात की गई है, ठीक है, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम में। क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे अब नहीं है, ये अंतिम था आज का प्रश्न। तो आप लोग तैयारी करें, अच्छा अवसर है आपके लिए, एक साथ कई परीक्षाएं देने को मिल रही हैं अब आपको, अब सांस लेने की फुर्सत नहीं है भाई। तो इसलिए मुख्य परीक्षा, प्रीलिम्स दोनों की तैयारी एक साथ करते रहें। मुख्य परीक्षा के लिए हमारा विशेष कोर्स जो चल रहा है आप ज्वाइन करें, उसमें भी अब तेजी आएगी। उसमें भी अभी ढीलापन चल रहा था, लोग ढीले पड़ रहे थे, लेकिन अभी आप फास्ट होंगे तो अपने आप सब चीज़ें फास्ट हो जाएंगी जी, ठीक है। और कोई प्रश्न हो आपके तो आप कीजिए, अन्यथा चलिए पढ़ाई करते हैं अब। जी पूछिए। 64 मेंस रिजल्ट 20 जून के बाद आएगा। मैं उसको अपडेट करना भूल गया था, 20 जून के बाद आएगा। प्रिंस जी, अच्छा कम क्वेश्चन हो रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, ठीक है। तो कल से बढ़ाएंगे इसको, निश्चित रूप से कल से बढ़ाएंगे। आरओ के लिए पढ़ना पड़ेगा आलोक जी, करंट, क्योंकि आरओ का पेपर अभी बना नहीं था। बीईओ वाले अपना जो है मार्च तक का देखें, 22 मार्च के पहले तक का वो पेपर बन के तैयार है। यूपी पीसीएस मेंस 2019 वालों का पेपर बन के तैयार है, वो भी अपना जो है तभी तक का सारा तैयार रखें। आप 9453775039 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए फटाक से, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस आज आए हुए हैं, क्या कारण है पता नहीं, लेकिन उत्तर धीरे धीरे देंगे उसका हम, ठीक है। चलिए फिर पढ़ाई करते हैं, और कोई बात होती है, अपडेट होती है तो अपडेट करेंगे हम वीडियो बना करके। मेंस तो आ गया भाई अमित जी,
मेंस तो आ गया कैलेंडर में। मैंने कहा कि अप्रैल में 20 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम था, तो 20 अप्रैल के पहले मतलब आप मार्च तक पूरा तैयार रखें करंट अफेयर्स अपना। जी आलोक जी, मैं व्हाट्सएप अभी चेक करता हूँ कुछ देर में। आप लोग अनअकैडमी पे भी जाकर डायरेक्ट प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड UD10 याद रखिएगा, और रेफरल कोड जब आप एडमिशन लेंगे उसके पहले या उसके बाद एक बार मुझसे बात कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे 9453775039 पे। टेस्ट वगैरह चल रहा है, टेस्ट सीरीज आप हमारी ज्वाइन करें, आपको बहुत लाभ होगा, इसलिए मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ आपको। क्योंकि पिछली बार उतनी अच्छी टेस्ट सीरीज बन नहीं पाई थी, 1 महीने का अवसर मिला था, लेकिन फिर भी काफ़ी फायदा हुआ। 100 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आ गए। इस बार काफ़ी अच्छा प्रज्ञा जी, हमको नहीं मालूम था, कमेंट बॉक्स ऑफ के रखने मालूम है। हमको लग रहा है कि लाइव जब चलता होगा तो कमेंट ऑन रहता होगा, जब स्ट्रीमिंग चल रही होती है। उसके बाद जब वीडियो अपलोड हो जाता है तब जो है कमेंट ऑफ हो जाता होगा। शैलेंद्र जी, 2018 मेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि कुछ मूर्खता की वजह से, कुछ लोगों की मूर्खता वजह से वो फंस गया है क्वेश्चन। दलीप कुंवर जी, अभी और क्वेश्चन हम देंगे। अभी 2018 मेंस का रिजल्ट 20 जून तक कम से कम आपको वेट करना पड़ेगा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसा आयोग जिस तरह से कार्य होता है उसी अनुसार हम सूचना देते हैं आपको। 18 पे कुछ चीज़ें हैं, त्रुटियां हैं कुछ, उसको सुधार होकर ही वो रिजल्ट आएगा। जी RO की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, BO की भी टेस्ट चल रही है, टेस्ट सब चीज़ का आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। टेस्ट आपको सभी चीज़ों का मिल जाएगा, मेंस का भी सही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अमित किशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर 2019 की टेस्ट सीरीज से लाभ हुआ है, 2020 से भी और ज़्यादा लाभ होगा, कि 2020 काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से हमने तैयार करवाया है, कि कहीं से भी प्रश्न आए, आप UPSC भी देंगे उसमें भी फायदा करेगा, ऑल इन वन है वो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से बंद होगा यार, अच्छा ठीक है।